Welcome to our biology class, beta. In our previous videos, we were discussed about monohybrid and dihybrid cross. इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? मोनोहाइब्रिड यानी कि सिंगल कैरेक्टर को लेकर और डाईहाइब्रिड यानी कि दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस किया. मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में हमने बात की. अब इन क्रॉसेस से लेकर हम मेंडल के कंक्लूजन की बात करते हैं कि इनसे मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला. What was Mendel's conclusion? अब based on the findings of monohybrid and dihybrid crosses, Mendel concluded that Mendel ने क्या conclude किया कि एक monohybrid cross में in a monohybrid cross only one of the two contrasting characters appeared in F1 generation. Only one of two contrasting characters appeared in F1 generation. कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या कंक्लूजन किया कि F1 जनरेशन में से दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपीयर हुआ और इन F2 जनरेशन और जो दूसरी जनरेशन आई थी F2 जनरेशन बोथ द ट्रेट्स अपीयर्ड इन प्रोपोर्शन. बोथ द traits appeared in a certain proportion. What does Mendel conclude? That in monohybrid cross only one of the two contrasting characters appeared in F1 generation. कि F1 जनरेशन में दो में से एक ही कैरेक्टर अपीयर हुआ और F2 जनरेशन में दोनों ही ट्रेट्स एक सर्टेन प्रोपोर्शन में अपीयर हुई, जिसका हमने देखा 3:1 का रेशियो था कि 3 जो अगर टोल प्लांट टोल और ड्वार्फ लिए थे तो 3 टोल और 1 ड्वार्फ यानी कि 75% प्लांट्स टोल थे और 25% क्या थे, ड्वार्फ प्लांट थे. और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या बताया? ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन था. अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या बताया कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को हम एक साथ लेकर चलते हैं तो सिर्फ वन पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन F1 जनरेशन कि जब हम दो कैरेक्टर्स को साथ लेकर चलते हैं व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स कि जब हम दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लेकर चलते हैं तो F1 जनरेशन में सिर्फ ओनली वन पेरेंटल कॉम्बिनेशन अपीयर. वही मोनोहाइब्रिड की तरह F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगी, वो राउंड येलो, जैसे राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन था तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन आई थी, वो आई थी राउंड येलो की. ठीक है, दो में से सिर्फ एक ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन अपीयर होगी किस जनरेशन में? F1 जनरेशन में. जबकि इसने F2 जनरेशन में क्या बताया कि F2 जनरेशन में जब हमने सेल्फ पोलिनेशन करवाई तो 4 कॉम्बिनेशंस अपीयर होंगी. तो कितनी कॉम्बिनेशंस आई यहाँ? 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट्स अपीयर्ड. अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस आया. F1 जनरेशन मेंडल में F1 जनरेशन में तो वही एक पेरेंटल कैरेक्टर्स आए और F2 में दोनों ट्रेट्स अपीयर हुई एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में. जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स कैरेक्टर्स के लिए उनमें से F1 जनरेशन में एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन आई, जबकि F2 की जब सेल्फ पोलिनेशन करवाई इस F1 जनरेशन की तो F2 जनरेशन जो आई उसमें 4 कॉम्बिनेशन हमें ट्रेट्स की मिली. ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूड है कि दो पेरेंटल टाइप ट्रेट्स और दो नई कॉम्बिनेशन अपीयर हुई. दो तो पेरेंटल थी हमारी, दो पेरेंटल कौन सी थी? राउंड येलो और राउंड रिंकल्ड. ये दो तो हमारी पेरेंटल थी, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन. ये तो हमने पेरेंट्स की ली ही थी रिंकल्ड ग्रीन. जबकि इसके अलावा दो नई कॉम्बिनेशन आई थी, वो कौन सी थी? राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो. दो कैरेक्टर्स इसमें नए आए हमारे. ये दो तो एज इट इज पेरेंट्स के थे और ये कैरेक्टर्स जो है हमारे नए कैरेक्टर्स आए राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो का. तो मेंडल ने यहां से क्या इंटरप्रेट किया कि इन मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मेंडल ने पोस्टुलेट किया कि एक पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. मेंडल ने क्या बताया कि देयर आर अ पेयर ऑफ फैक्टर. क्या है? एक पेयर है फैक्टर का जो क्या कंट्रोल करता है? हर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए
एक पेयर ऑफ फैक्टर्स होता है, यानी कि एक वो पेरेंट से वो वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, एक वो फादर से इनहेरिट करेगा और एक वो मदर से इनहेरिट करेगा। तो मेंडल ने क्या किया कि ये जो फैक्टर्स हैं दीज आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। मेंडल ने क्या बताया कि ये जो फैक्टर्स हैं दीज आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, कि ये करेक्टर्स जो हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है उसके कैरियर्स हैं। क्या बताया कि ये फैक्टर्स करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और ये फैक्टर्स जो हैं ये कैरियर्स हैं हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के। और जब रिप्रोडक्शन होती है तो जो गैमीट्स बनते हैं तो ये फैक्टर्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। जब गैमीट्स बनते हैं तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गैमीट्स बनते हैं तो मियोसिस से बनते हैं, जिसमें ये जो पेयर में करेक्टर्स थे ये क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ एक गैमीट के पास एक ही करेक्टर मिलेगा, उस पेयर में से एक करेक्टर वो रिसीव करेंगे। तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। कौन सा लॉ है ये, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दो लॉ हमारे आए, पहला तो हमारा आया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। जो एक्सप्रेस करेगा वो क्या है, वो डोमिनेंट है, और जो सप्रेस हो जाएगा वो क्या है, रिसेसिव है। ऐसे ही दूसरा बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब गैमीट्स बनते हैं तो मियोसिस होती है, जिससे पेयर है जो करेक्टर्स का वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। जैसे ये कैपिटल टी है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी एक अलग में चला जाएगा, एक अलग में सेग्रीगेट हो गए, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो फर्टिलाइजेशन ब्रिंग्स टू फैक्टर्स, तो फर्टिलाइजेशन जब होगी तो इनको फिर से वो क्या करेगी, क्लोज ले आएगी, ब्रिंग्स टू फैक्टर्स अगेन टुगेदर इन F1 ऑफस्प्रिंग। तो F1 जनरेशन में एक करेक्टर एक्सप्रेस हुआ, मेंडल ने उसको कहा डोमिनेंट, और जो करेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ उसको उसने नाम दिया रिसेसिव का। तो ये फिनोमिना जो है जिसमें दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स में से एक अपीयर होता है, ये है हमारा डोमिनेंस। तो करेक्टर्स जो हैं वो लॉस्ट नहीं होते, जब अगर वो एक्सप्रेस नहीं हुए तो भी वो लॉस्ट नहीं होते। जब F1 ऑफस्प्रिंग को सेल्फ पोलिनेट करवाते तो जो करेक्टर्स F1 में प्रेजेंट नहीं थे वो भी F1 में आए। क्या कहा कि जो करेक्टर्स हैं वो लॉस्ट नहीं होते, बल्कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं आगे, वो सिर्फ वहां एक्सप्रेस नहीं हुए हैं। और जब हम F1 जनरेशन को सेल्फ पोलिनेट करवाते हैं तो जो वो करेक्टर्स जो F1 जनरेशन में नहीं थे वो करेक्टर्स भी हमारे F2 जनरेशन में अपीयर हुए। तो यहां से क्या है कि इन पोस्टुलेशंस के बेस पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने किया। तो ये कहता है कि जब F2 जनरेशन आती है ना डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो वहां मेंडल ने क्या बताया कि जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया, ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया तो एक नया लॉ आया हमारा डाई हाइब्रिड केस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया तो एक नया लॉ आया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। दूसरा लॉ कौन सा है हमारा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जो क्या कहता है, ये कहता है कि जब रिप्रोडक्शन होती है तो दो पेयर फैक्टर्स के हर एक ट्रेट के आते हैं। द टू पेयर ऑफ फैक्टर्स ईच ऑफ द टू ट्रेट्स इन डाई हाइब्रिड क्रॉस सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, कि ये कहता है ये है जैसे और ये है, ये कहता है कि जब ये सेपरेट होगा, जब दो करेक्टर्स लिए तो एक पेयर ऑफ करेक्टर्स सेपरेट होगा इंडिपेंडेंटली। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं, ऐसा नहीं है कि जब ये आर निकलेगा उसी टाइम ये वाई निकलेगा, ये आर निकलेगा तो ये वाई निकलेगा, नहीं, ये अपने अकॉर्डिंग सेपरेट होंगे और ये अपने अकॉर्डिंग सेपरेट होंगे। ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट बोलते हैं। ये क्या है कि एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइम पर टू पेयर ऑफ फैक्टर्स, दो पेयर फैक्टर्स के लिए, तो ईच ऑफ द टू ट्रेट इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, ईच हर एक ट्रेट डाई हाइब्रिड क्रॉस की इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर, और फिर रैंडम कॉम्बिनेशंस बनेगी। जैसे ये बना था, ये हमने दिखाई थी ना कि जब हमने ये जनरेशन ली थी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो यहां से ये क्या कहता है कि ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे, उसके बाद रैंडम कलेक्शन होगी, इनकी रैंडम नई कॉम्बिनेशंस बनेगी। तो ये नई कॉम्बिनेशंस अपीयर होंगी, साथ में पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होंगी। तो जैसे ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये और ये दो जो है वो कौन सी कॉम्बिनेशन है, ये न्यू कॉम्बिनेशंस आई।
ये आई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में। तो अब ये तो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन। तीन लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक डाई हाइब्रिड केस के केस में हमने पढ़ा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए की बात कर रहे हैं हम, डीएनए की स्ट्रक्चर, हम डीएनए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डीएनए, अब देखो हमने पढ़ा जीन क्या है, और डीएनए के बारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में भी। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जो है डीएनए, ये किस किस का बना हुआ है? इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है डीऑक्सी राइबो शुगर, एक शुगर, साथ में नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीजें मिलती हैं, फॉस्फेट ग्रुप। तो क्या क्या है? डीएनए बना हुआ है तीन चीजों से, डीऑक्सीराइबो शुगर, एन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जीन्स की। तो मेंडल ने सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि जीन जो है वो क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। हर चीज की जैसे यूनिट होती है, तो इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है? वो है जीन्स। और इसको, जीन्स को इसने नाम दिया मेंडल ने फैक्टर का। ठीक है, तो फैक्टर, पहले जीन्स का नाम बाद में आया था। पहले मेंडल ने बताया था कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मेंडल ने उसको फैक्टर का नाम दिया गया था, बाद में इसको बताया गया कि ये जीन है। अब जीन क्या है? एक सेगमेंट है डीएनए का। व्हाट इज जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट, दैट कोड फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। जीन एक डीएनए का वो सेगमेंट है जो किसी पर्टिकुलर ट्रेट या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करता है। ठीक है, तो जीन्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है जो उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करती है। तो जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस से पहले इसको फैक्टर बोला जाता था। एक सेगमेंट है डीएनए का। इस डीएनए का एक सेगमेंट है जो किसी पर्टिकुलर ट्रेट को, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करता है। अब ये कहता है कि ये जो ट्रेट्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती हैं। अब ये ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस करती हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं कि जो डीएनए है वो हर एक सेल में प्रेजेंट है, और वो डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन सोर्स है सेल का प्रोटीन बनाने के लिए, वो डीएनए है। कि सेल को प्रोटीन बनाने हैं, और प्रोटीन बनाने के लिए जो सोर्स है वो डीएनए है। प्रोटीन बनाने के लिए जो हमारा सोर्स है वो क्या है? डीएनए है। तो स्पेसिफिक सेगमेंट है जो डीएनए का, जो हमने बात की स्पेसिफिक सेगमेंट, ये डीएनए है, इसका ये पर्टिकुलर सेगमेंट, ये स्पेसिफिक सेगमेंट जो है डीएनए का, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड के, जिसके अंदर एक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है प्रोटीन बनाने के लिए, जिसको हम जीन बोलते हैं। क्या है कि इस डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जिसके अंदर इस प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। तो कि जीन क्या डिटरमाइन करती है? हर किसी चीज के, ऑर्गेनिज्म की हर किसी चीज को, हर कैरेक्टर को जीन कंट्रोल करती है। तो जो डोमिनेंट फैक्टर होता है, डोमिनेंट फैक्टर है एलील का, वो एक, जब मान लिया डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर कंट्रोल क्या कंट्रोल करता है? एक डोमिनेंट फैक्टर है, एक रिसेसिव फैक्टर है। तो ये कहता है डोमिनेंट फैक्टर क्या कंट्रोल करता है? एक फुली फंक्शनल जीन को कंट्रोल करता है। ये क्या कंट्रोल करता है? फुली फंक्शनल जीन को, फुली फंक्शनल जीन। दिस डोमिनेंट फैक्टर कंट्रोल्स द फुली फंक्शनल स्ट्रक्चरल प्रोटीन, या फिर एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और वो एंजाइम, जीन किसने कोड किया? फुली फंक्शनल जीन को कोड की। अब मान लिया ये जीन कोई एंजाइम बनाते हैं और वो एंजाइम किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कोई इफेक्ट है उसका एक पर्टिकुलर। और रिसेसिव फैक्टर जो है वो पार्शियली कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट, या हम कहें लेस फंक्शनल जीन। जैसे डोमिनेंट फैक्टर ने क्या किया? फुली फंक्शनल जीन को कोड किया, जबकि रिसेसिव फैक्टर क्या कोड करता है? लेस फंक्शनल जीन को। तो ये ज्यादा फंक्शनल है तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर एंजाइम बनाएगी, और लेस फंक्शनल है तो ये कम एंजाइम बनाएगी। तो अब हम बात करें इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि प्रोटीन्स जो है वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिया हमने टोलनेस का। किसका एग्जांपल लिया? टोलनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट में, और हमने देखा कि एक हार्मोन होता है प्लांट के अंदर जो ग्रोथ को ट्रिगर करता है। प्लांट के अंदर एक हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को ट्रिगर करता है, इंक्रीज करता है। क्या है कि देयर इज अ हार्मोन इन द प्लांट दैट ट्रिगर देयर ग्रोथ। तो प्लांट की हाइट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इस हार्मोन के ऊपर।
तो प्लांट की हाइट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस पर्टिकुलर हार्मोन के ऊपर डिपेंड करेगी कि ये हार्मोन, और ये हार्मोन जो सिंथेसाइज हुआ इसकी अमाउंट डिपेंड करती है किस एफिशिएंसी से ये बना है। तो प्लांट की हाइट डिपेंड की हार्मोन की, और हार्मोन डिपेंड करता है कि इसको जिसने जीन ने कोड किया, जिस एंजाइम ने इसको बनाया है वो कितना फंक्शनल है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर स्पेसिफिक प्रोटीन जो प्लांट को चाहिए वो सिंथेसाइज हो गया और वो प्रॉपर काम कर रहा है तो हार्मोन बहुत सारा बनेगा। अगर एंजाइम जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एंजाइम फुली फंक्शनल एंजाइम है, अगर एंजाइम फुली फंक्शनल है तो बहुत सारा हार्मोन बनाएगा, तो वो बहुत सारे हार्मोन बनाएगा जिसकी वजह से लॉट ऑफ हार्मोन बनेगा, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है होगी और प्लांट टोल होगा। अब जीन और टोलनेस के लिए अगर अल्टर हो गई, अब मान लिया प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुआ वो लेस एफिशिएंट है, अगर प्रोटीन जो है एंजाइम फुली फंक्शनल था, अगर प्रोटीन लेस सिंथेसाइज्ड हुआ तो एंजाइम जो है वो लेस फंक्शनल बनेगा। तो एंजाइम कैसा होगा हमारा, लेस फंक्शनल होगा। एंजाइम कम फंक्शनल होगा तो कम हार्मोन बनाएगा, और हार्मोन कम बना तो प्लांट की हाइट भी कम रहेगी, प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। तो क्या कहा इसने कि अब मान लिया जो प्लांट की हाइट को डिपेंड करता है वो एक हार्मोन की है, एक वो हार्मोन अगर ज्यादा बनेगा तो हाइट ज्यादा होगी, और हार्मोन बनना डिपेंड करता है उसके लिए प्रोटीन पे। अगर प्रोटीन जो है वो एक एंजाइम बनाएगा जो फुली फंक्शनल होगा तो बहुत सारा हार्मोन बनेगा, प्लांट की हाइट इंक्रीज होगी। अगर वो प्रोटीन लेस सिंथेसाइज करता है, एंजाइम लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाता है तो वो हार्मोन कम सिंथेसाइज करेगा, कम हार्मोन बनेगा तो प्लांट की हाइट कैसी रह जाएगी, ड्वार्फ। तो इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल ये तो था कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, ये हमारा क्या था, हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, की ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस कैसे होती हैं। ये तो हमने पढ़ा कि कैसे एक्सप्रेस होंगी, कैसे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन्स को प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन ने एंजाइम बनाया, एंजाइम जो है हार्मोन के लिए हार्मोन बनाएगा, तो हार्मोन जितना बनेगा उसके ऊपर हाइट डिपेंड करेगी। तो अब ये तो था हमारा कि ट्रेट जो है कैसे इनहेरिट हुई। अब हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की कंट्रीब्यूशन की, कैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय बोथ द प्लांट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय बोथ द पेरेंट्स। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल्स इंटरप्रिटेशन कि बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द डीएनए ऑफ प्रोजेनी, ये प्रोजेनी का डीएनए है, ये किसका डीएनए है, प्रोजेनी का। ये कहता है कि दोनों पेरेंट्स इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे, फादर और मदर दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। दोनों पेरेंट्स किसी करैक्टर को कंट्रोल करने में दोनों पेरेंट्स का हाथ होता है। या हम कहें बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट ए कॉपी ईच ऑफ द सेम जीन, एक सेम जीन की दोनों पेरेंट्स एक एक कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, एक वो मदर से लेगा, एक कॉपी उसकी फादर से लेगा। तो हर प्री प्लांट की F1 जनरेशन है जो, उस F1 जनरेशन में उसके पास 2 सेट होंगे सभी जीन्स के, 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन, 1 इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, हर जीन वो अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है। अब क्वेश्चन आता है कि जर्म सेल जो है वो सिंगल सेट जीन्स का कैसे रिसीव करते हैं, 2 सेट में से जर्म सेल बनेंगे तो वो एक एक सेट कैसे रिसीव करते हैं। अब ये देखने के लिए हम देखेंगे कि हर एक सेट जो है सभी जीन्स का इज नॉट प्रेजेंट, वो एक सिंगल थ्रेड की उसमें प्रेजेंट नहीं है डीएनए में, बल्कि वो सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसीज की फॉर्म में है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्या कहता है कि जितने भी हर जीन का, सारी जीन्स के जो सेट्स हैं वो एक सिंगल थ्रेड की फॉर्म में नहीं है, सभी जीन्स का जो सेट है वो एक सिंगल थ्रेड की फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो जो है सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसीज की फॉर्म में है, और उन पीसीज को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। या हम कहें जीन जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर है, जीन्स अक्कर इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है हर ऑर्गेनिज्म में वो फिक्स्ड है। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स, अगर हम पेयर की बात करें, सेट्स की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी कि हर ये जैसे एक पेयर एक मदर से आया, एक फादर से आया, ये सेकंड है, ये एक मदर से एक फादर से। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो हर ऑर्गेनिज्म में वो फिक्स्ड है, और वो हमेशा पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और हर सेल के पास 2 कॉपी होती है हर क्रोमोसोम्स की, एक वो मेल से लेता है, एक वो फीमेल से, एक मदर से, एक फादर से। जब जर्म सेल्स बनते हैं तो उस पेयर में से एक और इस पेयर में से एक
दोनों पेयर में से एक एक आता है। ईच जर्म सेल रिसीव्स 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, हर एक पेयर से वो एक क्रोमोसोम्स रिसीव करता है, एक मैटरनल, या वो मैटरनल हो या वो पैटर्नल हो। अब फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो दोनों के दोनों फिर नंबर रीस्टोर कर लेते हैं। तो जब मेल और फीमेल जर्म सेल्स कंबाइन करेंगे फर्टिलाइजेशन में, जैसे ये मेल जर्म सेल, ये फीमेल है, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो 2 सेट्स फिर से आ गए, तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिर से रीस्टोर हो गया। क्लियर? ये तो था हमारा कंट्रीब्यूशन, ये मेंडल की ट्रेट कैसे एक्सप्रेस करती हैं और जेनेटिक मटेरियल दोनों पेरेंट्स का कैसे कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर?